नमस्कार गौरव जी चितारा, अंधाराम जी, सिंगर कालू भारती गिड़ा गिड़ा से। हेलो अंधाराम जी, हेलो अंधाराम जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज ये मेरा जीवन का पहला लाइव अनुभव होने जा रहा है। आज 11 फरवरी है और आज ही के दिन अपने स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल फूंकने वाले क्रांतिकारी बाबा तिलका मांझी का जन्मदिन है। और उस जन्मदिन के अवसर को देखते हुए मेरे मन में ये विचार आया कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम और ये वीर भोग्या वसुंधरा भारत की भूमि पे लाखों ऐसे इस धरती की रक्षा के लिए मर मिटने वाले महापुरुष हुए हैं, साधु संत हुए हैं, ऋषि मुनि हुए हैं, जिन्होंने इस भारत भूमि की रक्षा और भारत के तत्व ज्ञान को और जीवन मूल्यों को जिंदा रखने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग तक किया। उनमें से कईयों के हमारे पास में इतिहास के अंदर नाम है और कई ऐसे क्रांतिकारी हैं, महापुरुष हैं, जिनके नाम इतिहास के अंदर हमको पढ़ने को नहीं मिलते। भारत का इतिहास का लेखन विधिवत रूप से अंग्रेजों के आने के बाद में ही प्रारंभ हुआ था। तो जय जवाहर, हरचंद जी, राधा किशन जी मीणा मेरे जूनियर हैं। हाय बॉस, क्या हाल है? नमस्कार वकील साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े हैं। और बहुत सारे प्रबुद्ध लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। पवन जी सिंगल बोस भी हैं, डॉक्टर मदन जी गहलोत आप भी जुड़े हुए हैं, परसा चौहान प्रोफेसर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आप जितना हो सके उतने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और एक ऐसे गुमनाम और अनसंग हीरो, एक ऐसा महानायक जिसका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं। बेशक बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग भारत के भीतर रहने वाले और भारत के बाहर भारतीय इतिहास का जो पठन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, उन लोगों को ये नाम ज्ञात होगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हमारे जननायक हैं, महानायक हैं, जिनको इतिहास के पन्नों के अंदर, इतिहास के उन पृष्ठों के अंदर जो उचित सम्मान और स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। इतिहास लेखन का जो कार्य प्रारंभ हुआ तो हमारे यहाँ पर इतिहास दरबारियों के द्वारा लिखा जाता था, लेकिन वो एक सीमित था। उसमें अपने क्षेत्र विशेष तक या क्षेत्राधिकार या राज्य का जो क्षेत्र था उससे संबंधित बातें ये लिखी जाती थी। लेकिन समग्र एक जो भारत के जीवन मूल्य, जो भारतीय भौगोलिक परिस्थिति जब हम देखते हैं इतिहास की, तो हिंदू कुश की पहाड़ियों से लेकर पूर्वोत्तर आसियान कंट्रीज तक फैला हुआ था। आज जो हम सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, बर्मा, जिसको ब्रह्म प्रदेश भी कहते थे, और अफगानिस्तान जिसको अफगानिस्तान कहते हैं, उसके पश्चिम तक हिंदू कुश की पहाड़ियों तक, बाहर तक वहाँ अशोक है, कनिष्क है, इन सब का राज्य रहा है। लेकिन एक लंबे इतिहास के कालखंड के बाद भारत की भौगोलिक सीमाएं कभी सिकुड़ी हैं, कभी विस्तारित हुई है। वर्तमान की जो जनरेशन हम लोग हैं, हम जिस भूभाग पे और राजनीतिक सीमाओं को देख रहे हैं, वो एक भारतीय संघ का, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसकी सीमाओं को देख रहे हैं। लेकिन हमारे दादा, हमारे परदादा, उन्होंने
इन सीमाओं को और दूर तक देखा है। आज का जो पाकिस्तान है, आज का जो बांग्लादेश है, आज का जो म्यांमार है, इन सब की सीमाओं से भी परे हमारे दादा परदादा या हमारे 3-4 जनरेशन पहले तक लोगों ने इसको देखा। तो इतिहास का एक लंबा कालखंड है। ज्ञात इतिहास जो साक्ष्यों के साथ में लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, जो हम लोग अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं, और जो इतिहास के लेखन के लिए जो साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, उनको देखें तो लगभग हम पुरातात्विक खनन और उनसे मिलने वाले सबूतों के आधार पर लगभग 4,000 साल का इतिहास जानते हैं। लेकिन उससे पहले तक नगरीय व्यवस्था भी थी, सिंधु घाटी सभ्यता भी थी। फिर उस इतनी सुदृढ़ सिंधु घाटी सभ्यता जो आज की न्यूयॉर्क और पेरिस, सिंगापुर, दुबई, ऐसे बहुत उच्च तकनीकी से निर्माण किए हुए भवन और ऐसी नगरीय व्यवस्था को हम देखते हैं, तो उस समय की ऐसी व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसको हम मान सकते हैं कि उसके समकक्ष रही होगी। तो बहुत सारे बातें हमको करनी है, समय काफी कम है, और जिस उद्देश्य को लेकर आज मैं लाइव आने की मेरी इच्छा जाहिर आप लोगों के सामने मैं कर रहा हूं कि आज हम इतनी खुली आबो हवा के अंदर अपने समस्त अधिकारों के साथ में इस भारत की भूमि पर बड़े हंसी खुशी हर्षोल्लास से रह रहे हैं। तो इस सब के पीछे लाखों हमारे पूर्वजों के ऐसे प्रयास हैं, उनके बलिदान हैं, उनका पुरुषार्थ है, जिसके कारण से ये दिन हम लोगों को नसीब हुआ है। और ऐसे हीरो जो हैं, जो गुमनामी के अंधेरे में कहीं छुपे हुए रहे, लेकिन समाज के अंदर, कम्युनिटीज के अंदर आज भी वही कई किंवदंतियों में, कई लोकगीतों में, कई कहानियों में, किस्सों में, परंपराओं के रूप में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही है। जब उन परंपराओं का रिसर्च करते हैं, आज रिसर्च करने के लिए विश्वविद्यालयों के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर हमारे सब कम्युनिटीज के छात्र जाते हैं, तो उनको अलग अलग प्रकार के विषय मिलते हैं। उनमें से एक अछूता विषय है जिस पे इतिहास लेखन किया जा रहा है। इतिहास लेखन पाश्चात्य कला शैली से शुरू हुआ। तो उसमें सर्वप्रथम इतिहास जो लिखा, तो उसमें उन्होंने पाश्चात्य मान बिंदुओं को, पाश्चात्य जगत को एक बड़ा चढ़ाकर सर्वोपरि बनाकर कि पाश्चात्य जगत जो है वो पूर्व के देश जो हैं, जिसको थर्ड वर्ल्ड कहा गया, तृतीय विश्व कहा गया, उनका सबको मार्ग प्रशस्त करने वाला था, ऐसा इतिहास में उन्होंने लिखा। और आधुनिक शिक्षा जो अंग्रेजों के द्वारा उपनिवेश काल में भारत को जब उन्होंने कॉलोनी बनाया, और भारत में उससे पूर्व जो शिक्षा व्यवस्था थी उसको एक प्लानिंग करके, योजना करके, जिसको मैं ये कहूँगा कि एक षड्यंत्र पूर्वक उस शिक्षा व्यवस्था को खत्म किया अपने हित के लिए, कि किस प्रकार से यहाँ भारत में रहने वाले लोगों को मानसिक रूप से हीन भावना से ग्रसित किया जाए। इसलिए इनकी अपनी जो मान्यता है, इनकी अपने यहाँ की जो भी विज्ञान है, जो यहाँ की कला है, इन सब को खत्म किया जाए
ताकि इनके अर्थव्यवस्था के नुकसान की कीमत पर पाश्चात्य जगत जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोर्चुगीज है और अमेरिकन देश है, ये सब लोग हमारे नुकसान, हमारी अर्थव्यवस्था के पतन की कीमत पर वो अपना उत्थान कर पाए। इसलिए बड़े योजनापूर्वक मैकाले पूरे भारत में हजारों किलोमीटर पूरे भारत के अंदर घूमा। घूमने के बाद में निष्कर्ष निकाला, तो निष्कर्ष निकालने के बाद में उनको ये पता चला कि भारत के जो शिक्षा व्यवस्था है, यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, इसको यदि तहस नहस करना है तो इनके मूल में जाना पड़ेगा। इनकी जो दृढ़ मानसिकता है उसके अंदर हीन भावना बननी पड़ेगी। तो इस तरीके से वो करके और शिक्षा का अपना तंत्र फैलाया और उसी तंत्र में से निकलकर स्थानीय लोगों को मानव संसाधन के रूप में उपयोग करके अपने हितों के लिए ब्रिटिश सरकार ने जब यहाँ शिक्षा का प्रसार किया तो हमारे भारत की भूमि से शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्वान शिक्षार्थियों ने अपना खुद का इतिहास लिखना शुरू किया, तो जिसको प्राच्यवादी इतिहासकार कहते हैं। तो हिस्टोरियोग्राफी यानी इतिहास लेखन की प्रक्रिया प्राच्यवादियों से शुरू हुई। फिर जैसे जैसे पूरे विश्व का परिदृश्य परिवर्तन हुआ तो मार्क्सवादियों का बोलबाला हुआ। मार्क्सवादी दृष्टिकोण से भी इतिहास लिखा गया। अब इस इतिहास लेखन में मार्क्सवादियों ने अर्थ के आधार पर गरीब और धनवान इन दो पक्षों को देखकर और इतिहास लेखन शुरू किया कि सामाजिक परिवर्तन जो है, सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र कोई कारण है तो वह अर्थ ही है, यानी कि पैसा ही है, संसाधन ही है। ये कुछ मायनों में ठीक हो सकता है, लेकिन सार्वभौमिक सत्य सामाजिक परिवर्तन के लिए एकमात्र जिम्मेदार कारक नहीं है। इसलिए बाद के लेखन में अभी इतिहासकार सबाल्टर्न हिस्ट्री लिख रहे हैं, जिसमें जो हाशिए पर आए हुए समुदाय हैं, जो गरीब तबके के हैं, किसान हैं, मजदूर हैं और समाज के अंदर वंचित शोषित वर्ग है, महिलाएं हैं, मजदूर, किसान और ऐसा जिनको कि कभी भी किसी राजतंत्र के उन दरबारियों की कलम ने स्थान नहीं दिया या उनको स्थान देने का महत्व समझ में नहीं आया, तो अब नए प्रकार का इतिहास लेखन की परिपाटी जरूरत आन पड़ी है। और मानवीय गुण है कि व्यक्ति जो है शिश्नोदर प्राणी है। उदर की पूर्ति हो जाने के बाद में वो और बुद्धि के बारे में सोचता है। जब भरपूर खाना मिलने लग गया तो हाशिए पर रहने वाले उस कम्युनिटीज में से कई सारे युवा विद्वान आगे बढ़े और उन्होंने रिसर्च करने की जब मन में आई तो इस तरह के विषय लेकर और आए कि हमारे पूर्वज यहाँ इस भारत की भूमि पर रहे। तो इस पूरे परिदृश्य में कि औपनिवेशिक काल के अंदर भारत के हर एक क्षेत्र के अंदर निवास करने वाले लोगों ने स्वतंत्रता की लड़ाई के अंदर अपना योगदान दिया है। तो हमारे पूर्वजों ने भी तो कुछ दिया होगा, स्वाभाविक है। हम सब लोगों के मन के अंदर यह आता है। क्या परिस्थितियां रही हैं, हमारे पूर्वज कैसे रहे होंगे, कहाँ रहे होंगे, क्या करते थे, किस तरीके से खाते पीते रहते होंगे,
इस प्रकार के अनेकों ऐसे प्रश्न मन के अंदर आते हैं। उन प्रश्नों का हल ढूंढने के लिए रिसर्च होते हैं। जब ये रिसर्च किया गया तो सबाल्टर्न हिस्ट्री का ही एक पार्ट देखते हुए एक पूरे भारत के अंदर वर्तमान में ऐसे गुमनाम महानायक एक लंबी सूची बनाई जा सकती है जो सैकड़ों से लेकर हजारों की संख्या में है। भारत के हर एक गांव के अंदर, भारत के हर एक जिले के अंदर, भारत की हर कम्युनिटी के अंदर, भारत के हर मत संप्रदाय में रहने निवास करने वाले प्रत्येक भारत के नागरिकों के पूर्वज किसी न किसी तरीके से इतिहास के कालखंड में इस भारत की भूमि के लिए पुरुषार्थ किया, बलिदान दिया, और उन बलिदान और किए गए कार्यों को उचित स्थान मिले, इस उद्देश्य से ही ये इतिहास पुनर्लेखन की आवश्यकता आज हम सब लोगों को लगती है कि इतिहास पुनर्लेखन होना चाहिए। हम सब लोग इतिहास के अंदर स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ते हैं कि 1857 की एक ऐसी वो आंदोलन चला जिसमें संपूर्ण भारत के लोग संगठित रूप से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आंदोलन किया, मूवमेंट किया, एजिटेशन किया। लेकिन क्या ये वहीं से प्रारंभ हुआ? अठारह की क्रांति के 80 साल पूर्व, लगभग आप 1770 और 80 के दशक की बात करें, 1780 दशक में संथाल समुदाय से एक युवा जन्म लेता है और वो कुशाग्र बुद्धि का होता है और अन्याय को वो सहन नहीं करता। शारीरिक स्वास्थ्य उनका अच्छा है और उसकी हॉबी है कि वो अन्याय के खिलाफ लड़े, और वो पहलवानी करता था। तो ऐसे संथाल आदिवासी समुदाय, जनजाति समुदाय, एक बात मैं और बताना चाहता हूं। बहुत सारे हमारे साथी लोग, भारत के अंदर विमर्श खड़ा हुआ है, उस विमर्श के अंदर जिसको हम अलग अलग संज्ञाओं के नाम से जानते हैं, उस संज्ञाओं को भी कौन सी संज्ञा हमको ग्रहण करनी है, कौन सी नहीं करनी, इसको लेकर भी बहुत सारा एक विमर्श खड़ा हुआ है। संवैधानिक शब्द जो वंचित वर्गों के लिए दिया गया है वो शेड्यूल कास्ट है और शेड्यूल ट्राइब है, और उसका हिंदी के अंदर जो अनुवाद किया गया हमारे संविधान के अंदर, तो उन वर्गों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दिया है। ऐसे ही अनुसूचित जनजाति, जिनको हम शेड्यूल ट्राइब कहते हैं, उनको खुद का नाम उन्होंने खुद नहीं रखा। एक बड़ी मानवीय प्रवृत्ति है कि ज्यादातर इस समय किसी व्यक्ति का या विशेष स्थान में रहने वाले समुदाय को या फिर बड़े भूभाग में रहने वाले समुदायों के समुच्चय को वो स्वयं अपना मिलके कोई नाम रखते हैं और बाहर के लोग भी कुछ अपना नाम देते हैं। इसलिए इतिहास के अलग अलग कालखंड के अंदर आदिवासी, जनजाति, वनवासी, गिरिजन, ऐसे अनेकों नाम हमने भारत में ही रहने वाले लोगों ने अपने दिए हैं। लेकिन बाहर से आने वाले लोगों ने या इस भारत भूमि में रहने वाले समस्त
अलग अलग समुदाय, खान पान, रीति रिवाज, पूजा पद्धति, उपासना पद्धति में रहने वाले लोगों के पूरे कम्युनिटी के एक ग्रुप को, एक समुच्चय को एक सिंगल नाम दिया। इस पे विवाद है, विमर्श है, और ये लगभग 10वीं या 11वीं शताब्दी ईसा बाद में ये नाम दिया गया हिंदू। मैं इस पे नहीं जाऊंगा, आज विषय से विषयांतर हो जाऊंगा। मैं सिर्फ जनजाति पर अपने आप को केंद्रित रखूंगा। जनजाति शब्द हमारा संवैधानिक संज्ञा है आज की तारीख में, और अपने आप को जनजाति कहना ये ज्यादा गैर विवादित होगा। अंग्रेजों ने सबसे पहले भारत में रहने वाले ऐसे जनजातियों को हिल ट्राइब नाम दिया, और जहां पर ये ट्राइब्स का बाहुल्य है, मेजोरिटी जहां रहती थी, वहां पे आज का झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, और गुजरात है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है। इनमें से सबसे ज्यादा सघन आबादी झारखंड की है। तो अंग्रेजों के समय से उनके अपने गजट्स के अंदर लगभग उस समय की 32 जनजातियां निवास करती थी। तो इतिहासकारों ने अलग अलग समय में अलग अलग संज्ञाएं हमारे आदिवासियों को दी है। अब उस संज्ञा को हमको किस तरीके से, अब नया ट्रेंड चल रहा है, अभी हम अपने आप को जनजाति कहते ही हैं। सरकार की बहुत सारी ऐसी योजनाएं आ रही हैं जिसके अंदर शेड्यूल ट्राइब के योजनाओं के लिए जनजाति शब्द उपयोग में ले रहे हैं। लेकिन पिछले 1-1.5 दशक से इसका हिंदी अनुवाद जो है वो जनजाति इतना सरकारी कागजों के अंदर है, लेकिन बोलचाल में समुदाय के अंदर आदिवासी शब्द बोलने में प्रयोग आ रहा है। साथ ही साथ में इसका अंग्रेजी अनुवाद इंडिजिनस पीपल, ये इस तरीके से आ रहा है। संज्ञाएं, मेरा कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति विशेष के अनेकों नाम हो सकते हैं। घर का नाम कुछ और हो सकता है, मित्र कुछ और कह सकते हैं, लेकिन व्यक्ति एक है। इसी प्रकार भारत में रहने वाले समस्त लोगों को अलग अलग इतिहास के कालखंडों के अंदर अलग अलग नाम दिए गए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वर्तमान में हम जो भारत में रहने वाले हैं, रिपब्लिक भारत के अंदर रहने वाले लोग हैं, हमको जिस प्रकार के उसके अंदर अधिकार प्रदान किए गए हैं, उन अधिकारों का हम उपभोग कर रहे हैं। उन सब का उपभोग करते करते अब हम जब इक्वलिटी के अधिकार की बात करते हैं तो ध्यान में आता है कि क्या इतिहास के अंदर भी हमको, जब मैं हम बोलूं तो उसका उपयोग भारत में निवास करने वाली सारी कम्युनिटीज के लिए होना चाहिए। तो जो जिस क्षेत्र के अंदर अधिकाधिक लोग जिस समुदाय के रहते थे, उन्होंने उस समय समकालीन उन्होंने संघर्ष किया है, आंदोलन खड़े किए, एजिटेशन किया है, उन्होंने बलिदान दिया है। लेकिन क्या उनको इतिहास के अंदर उचित स्थान मिला? ये आज विचार करने का बिंदु है। उस विचार से ही प्रेरणा पाकर कि हमको जो इतिहास में पढ़ाया जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम बिगुल जो फूंका गया 1857 की क्रांति में, मंगल पांडे नाम के अपने क्रांतिकारी थे, और उन्होंने सबसे पहले विद्रोही के रूप में, क्रांतिकारी के रूप में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के आदेश की अवहेलना की और उनको तोप के आगे बांधकर उड़ा दिया गया। 1857 की इस घटना और इस स्वतंत्रता संग्राम के 80 वर्ष पूर्व एक सुसंगठित आंदोलन छोटा नागपुर, झारखंड, भागलपुर के अंदर तिलका मांझी नाम के एक युवा ने खड़ा किया।
वो तिलका मांझी संथाल जनजाति से संबंध रखता है और भागलपुर के अंदर कंजड़ चौक नाम से एक स्थान था, वहां रहते थे, पहलवानी करते थे, दबंग थे, समाज को सही दिशा में चलाने के वो पक्षधर थे। हमने अभी 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया। पूरे देश के अंदर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने सबने मिलकर वृहद स्तर पर हमारे सुदूर ग्रामीण इलाकों तक भी कि जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, तो वो किन की स्मृति में मना रहे हैं? बिरसा मुंडा नाम के एक जनजाति महानायक हुए, आदिवासी नायक महानायक हुए, जो 25 वर्ष की उम्र के अंदर वो काम कर गए जो बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े साधनों, सेना, संगठित संसाधन, धन धान्य से संपूर्ण होने के बावजूद भी नहीं कर पाए। इसलिए ऐसे कृत्य करने वाले और गुमनामी के अंधेरे के अंदर रहने वाले महानायकों को उचित स्थान मिलना चाहिए। वो हम सब लोगों के प्रेरणा के स्रोत होने चाहिए। इसलिए सब जगह उनके जन्म जयंती को मनाया जाना प्रारंभ किया गया। 2021 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने बिरसा मुंडा के जन्म जयंती दिवस को 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने की घोषणा की। इसी प्रकार जब 1857 की क्रांति के 80 वर्ष पूर्व 1771 से लेकर 85 तक एक संघर्ष चला, जिसको संथाल आंदोलन कहते हैं, हूल आंदोलन भी कहते हैं। तो संथाल जो कम्युनिटी है हमारी जनजाति आदिवासी समुदाय की, वो भागलपुर बस्तर इलाके के अंदर रहने वाली, निवास करने वाली थी। उन्होंने उस आंदोलन को एक सही दिशा दी। उस आंदोलन को खड़ा करने में मुख्य भूमिका जो थी वो एक युवा की थी। एक ऐसा युवा जिनका जीवन काल मात्र 35 साल का था और 35 साल में से उन्होंने 13 से 14 वर्ष इस आंदोलन को चलाने में लगा दिए और अंततगत्वा इस आंदोलन में उनको वीर गति प्राप्त होती है। तिलका मांझी समुदाय भागलपुर जगह में वहां पर रहता है। 11 फरवरी 1750 में एक संथाल परिवार में तिलका मांझी नाम के इस महानायक का जन्म होता है। इनका कहीं कहीं नाम जो है तिलका मुर्मू भी है, तिलका मांझी भी है, लेकिन तिलका मांझी प्रचलित नाम है। बिरसा मुंडा की बात ही ये तो तिलका मांझी बिरसा मुंडा के 100 वर्ष पहले जन्म लिया है। तो उनका अनुसरण करते हुए बिरसा मुंडा ने भी तिलका मांझी की तरह ही युवाओं को संगठित करके अपनी सेना बनाई, समुदाय की सेना बनाई। तिलका मांझी 200 संथाल समुदाय के युवकों को प्रशिक्षण देकर और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी सेना बनाते हैं। तिलका मांझी एक विचारधारा का नाम है और इस तरह की विचारधारा सिर्फ भागलपुर इलाके में ही थी ऐसा नहीं है। उनके समकालीन बहुत सारे ऐसे जनजातीय आदिवासी समुदायों के अंदर नाम है, सैकड़ों ऐसे नाम है और भारत सरकार ने भी ऐसी बहुत बड़ी सूची बनाई है जिसमें लगभग 300-400 नाम निकल कर आ रहे हैं। सिद्धू कानू मुर्मू है, बिरसा मुंडा हम सब जानते ही हैं, बस्तर के अंदर गुंडा दौरते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर
टंट्या मामा भील हैं, खाज्या नायक हैं, रघुनाथ शाह और उनके पुत्र हैं। ऐसे अनेकों आजादी की लड़ाई, स्वतंत्रता संग्राम को लड़ने वाले ऐसे गुमनाम महानायकों को हमको जानना है, तो ये हमारी अपनी महती भूमिका बनती है कि जो हमारे पूर्वज हैं, उन पूर्वजों के किए गए कार्यों का हम गुणगान करें। उनसे प्रेरणा पाने के लिए उनके जन्म जयंती और उनके बलिदान दिवस को हम सब लोग सम्मिलित आकर, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड रीजन, हम सब लोग आफ्टर ऑल भारतीय नागरिक हैं, हम सब भारतीय नागरिकों को मिलजुल कर इस भारत भूमि के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग कर देने वाले इन महानायकों को हमेशा स्मरण करना चाहिए। उनसे प्रेरणा पाकर उज्जवल भविष्य की, भारत के उज्जवल भविष्य की एक तस्वीर हमारे हृदय के अंदर अंकित रखते हुए हम कार्य करें। मैं आप सब लोगों से रूबरू होते हुए लगभग आधा घंटा हो गया, लेकिन भूमिका में ही समय काफी चला गया। तिलका मांझी भागलपुर में जन्म लेते हैं, कंजर चौक में निवास करते थे, पहलवान थे और दबंग थे, अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले थे और समाज को सही दिशा में चलाना था। उस समय भागलपुर के अंदर एक अंग्रेज कलेक्टर लगे हुए थे, अगस्टर नाम था उनका, क्लीवलैंड अगस्टर। वो आदिवासियों के साथ में बहुत ही निर्दयता के साथ में पेश आते थे। उनका व्यवहार बहुत क्रूर था। वो बेगारी करवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे और जब वहां निवास करने वाले आदिवासी समुदाय के लोग किसी भी प्रकार की छोटी मोटी गलती या उनके आदेश की अवहेलना करते हुए देखे जाते तो उनको पकड़कर घोड़े के पीछे बांधकर और घसीटते थे। संडिस कंपाउंड नाम का एक स्थान है भागलपुर के अंदर। उस कंपाउंड के अंदर गोल गोल घोड़े के पीछे बांधकर उन आदिवासियों को मरने तक, दम तोड़ने तक उनको घसीटते थे। तिलका मांझी एक युवा था। उन्होंने इस तरह के दृश्य देखते देखते उनके मन के अंदर एक विद्रोह का भाव उत्पन्न हो गया। उनकी जब समझ बढ़ी तो उन्होंने इसको विरोध किया तो कलेक्टर क्लीवलैंड की उनकी नजरों में आ गया तो वो वहां से भाग खड़े हुए और गुप्त रूप से प्लानिंग करके, योजना करके अंग्रेजों से लड़ाई लड़नी है, इसलिए उन्होंने संथालों के युवाओं को इकट्ठा करके अपने पारंपरिक हथियारों से सज्जित करके प्रशिक्षण देकर मातृशक्ति, पुरुष, युवा सब लोगों को एक प्रशिक्षण देकर एक अपनी सेना की टुकड़ी बनाई। तो इतिहास के अंदर संगठित रूप से अंग्रेजों के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध कोई आंदोलन खड़ा हुआ स्वतंत्रता की इच्छा से कि भारत के अंदर से इन विदेशी ब्रिटिशों को, गोरे लोगों को, अंग्रेजों को भगाया जाए। इसके लिए सर्वप्रथम संगठित रूप से योजना पूर्वक जो प्रथम प्रयास हुआ वो प्रथम तिलका मांझी के द्वारा हुआ और ये बात है 1771 की। 1771 का ये आंदोलन शुरू हुआ, 1784 तक ये चला और इस दौरान उन्होंने बहुत सारे आदिवासी क्षेत्रों से ही जो लूट खसोट करके अनैतिक रूप से किस प्रकार से वनों के अंदर जो वन अधिग्रहण के जो जिस तरीके से एक्ट बनाकर और वहां घुसपैठ की, और इस घुसपैठ के अंदर हम सब लोग जानते हैं कि किसी पेड़ को काटना होता है तो पेड़ को काटने के लिए उस कुल्हाड़ी के अंदर पेड़ का ही कोई एक हिस्सा, एक डंडा लगा हुआ रहता है। हमारे यहां ही नहीं,
ये मानव प्रवृत्ति है। सब जगह ऐसे होते हैं, लालसा से भरे लोग भी मिलते हैं। दुर्भाग्य से इतिहास के हर काल खंड के अंदर जो अपने तक ही सीमित है, जो वैचारिक अधिष्ठान नहीं रखते, समुदाय के अंदर ऐसे लोग भी मिलते हैं, बहुतायत मिलते हैं। उन लोगों का सहयोग लेकर और उन्होंने वहां वनांचलों में रहने वाले जनजाति समुदाय, आदिवासी समुदाय के ऊपर घोर अन्याय किया और उस अन्याय के खिलाफ जो मोर्चा संभाला वो तिलका मांझी नाम के उस युवक ने संभाला। 1771 से लेकर 1784 तक उन्होंने संगठित रूप से लड़ाई लड़ी, गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध, क्योंकि उनके पास में आधुनिक हथियार नहीं थे। उनके पास में अपने पारंपरिक आदिवासी जो तीर है, गुलेल है, भाला है, गोफन है, इस प्रकार के हथियारों के साथ में वो लड़ाई लड़नी है। और जिन सामने दुश्मन जो है उनके पास में तो आधुनिक हथियार है, बंदूकें हैं, तोपें हैं, उनसे छापामार युद्ध, गुरिल्ला युद्ध की पद्धति से ही लड़ा जा सकता था। इस प्रकार उन्होंने युवाओं को संगठित किया, संगठित करके और अपनी एक सेना बनाई, अघोषित सेना। 1770 के अंदर भयंकर भूखमरी हुई और भूखमरी के कारण था अकाल। भागलपुर उसी क्षेत्र में और छोटा नागपुर क्षेत्र के अंदर बड़ी भयंकर सूखा पड़ने के कारण से भूखमरी फैल गई और जो कुछ भी अन्न उत्पादन होता था वो कर के रूप में वसूल के अंग्रेज लोग ले जा रहे थे। और उस क्षेत्र के अंदर जो कलेक्टर था क्लीवलैंड अगस्टस, वो उन आदिवासियों के ऊपर एक यमदूत बनकर आया हुआ था। वो बहुत ही क्रूर था। तो ऐसी परिस्थितियों के अंदर अंग्रेजों के जो अन्नागार थे, जो गोडाउन्स थे, जो धान से भरे हुए पड़े थे, उनको वहां से लूट कर सरकारी अन्नागार, उस समय के सरकारी, वो ब्रिटिश सरकार की थी, वो अन्नागारों को लूट कर गरीबों के बीच में, कौन से समुदाय का है, मैंने बताया झारखंड के अंदर उस समय 32 जनजातियां रहती थी, 32 कबीले, अलग अलग तरह के मान्यताओं वाले, उपासना पद्धति, खान पान, रीति रिवाज वाले, उन सब में बिना किसी भेद किए हुए तिलका मांझी ने जितना अन्नागार था कि इस भूमि में रहने वाले, वनांचल में रहने वाले हमारे सब लोग त्रस्त हैं, इसलिए बड़े बड़े सरकारी गोडानों को, अन्नागारों को लूट कर उन सब में वितरित करने का काम करते थे और साथ में जब मौका मिलता था युद्ध भी करते। 1771 से लेकर 1784 तक अंग्रेजों से वो लड़े। 13-14 साल तक ये लड़ाई लड़ी। 35 साल की उनकी उम्र रही। युवा होने में 15 साल लगते हैं। 15 साल लड़ाई लड़ी। 35 साल की उनकी उम्र थी। कल्पना कीजिए, किसी भी प्रकार का कोई भी प्रचार, किसी भी प्रकार का कोई भी वैचारिक इम्प्लांटेशन या विचार कोई भी भरने के लिए आज जिस तकनीकी युग है, तो क्षणिक कोई विचार आता है और उस विचार को हम चौं और फैला देते हैं प्रसार करने के माध्यम में त्वरित गति से। सैकड़ों हजारों किलोमीटर चाहे वो भौगोलिक दूरियां रही है, लेकिन आज यदि विचार मेरे मन में आया है, मैंने तुरंत ही आप तक पहुंचा दिया। उस समय कुछ भी नहीं था, लेकिन इस तरह का भाव उनके मन के अंदर आया, तो ये कहां से आया, यह भी एक अलग से चर्चा करने का व्याख्यान माला के रूप में हम ला सकते हैं। इन सब के बीजारोपण के तय के अंदर ये जो भाव है कि मैं मेरे समुदाय तक नहीं, वहां संताल भी रहते हैं, पहाड़िया भी रहते हैं, मुख्यतः 2 कम्युनिटीज हैं, लेकिन उन्होंने अब उस अन्नागार को लूटने के बाद में उस धान का वितरण सिर्फ अपने समुदाय तक सीमित नहीं रखा, वो सबको दिया। वसुधैव कुटुंबकम, ये जो वाक्य है, ये जो हम
मंचों के माध्यम से, अनेकों साधु संतों के नाम से, अनेकों नेताओं के मुख से जो हम ये सुनते हैं, ये कितना गहराई से हमारी इस धरती के जीवन मूल्यों के साथ में गहराई से बैठा हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये भाव कि हम यहां निवास करने वाले समस्त लोगों के ये संसाधन लूट के लेके जा रहे हैं, इन पर अधिकार हम सब लोगों का बराबर है। इसलिए ये जो लूट का सामान हमसे लूट के लेके गए हैं, वो हम वापस लेके आए तो ये पुनर्वितरण समान रूप से होना चाहिए। एक 20 साल का 25 साल का युवक, उनके मन के अंदर इस तरह के विचार, इसलिए उनको संज्ञा दी गई बाबा की, बिरसा मुंडा को संज्ञा दी गई भगवान की, और तिलका मांझी को संज्ञा दी गई बाबा। क्यों? टंटिया भील को संज्ञा दी गई टंटिया मामा भील। मामा किसका? मां मां दो शब्दों से मिला है, जब दो माएं मिलती है तब मामा बनता है। यदि किसी भी आश्रित शिशु या संतान को सबसे ज्यादा संरक्षण देने वाला कोई व्यक्ति मां और बाप में से है तो वो है मां। और मां को भी संरक्षण देने वाला हमारी संस्कृति के अंदर है तो वो है मां का भाई यानी कि मामा। टंटिया मामा भील की जयंती भी 26 जनवरी के दिन ही संयोग से आती है। हम लोग गणतंत्र दिवस की उस आभा के अंदर टंटिया मामा भील की जयंती को भी उजागर करें। ये 2 दिवस एक ही दिन में 2 महत्वपूर्ण अवसर है कि इस दिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू हुआ। उसी दिन हमारे टंटिया मामा के जीवन के प्रसंग भी जुड़े हुए हैं। तो मैं संज्ञाएं किस तरीके से उपाधियां मिलती हैं, किस तरीके से उपाधियां मिलती हैं, तो तिलका मांझी को बाबा तिलका मांझी कहा जाता है। उसका कारण है कि उन्होंने अपनी प्रथाओं को, अपने संसाधनों को, अपनी भूमि को बचाए रखने के लिए संघर्ष किया, और संघर्ष भी इस हद तक किया कि उनका वो संघर्ष अद्वितीय है आज दिन तक। तिलका मांझी अंग्रेजों से जीवन भर लड़ते रहे, और सिर्फ जमीन के लिए नहीं, जल जंगल और जमीन के लिए ही नहीं, अपनी रीति रिवाजों के लिए भी लड़े। अपनी प्रथाएं, अपनी रिवाज, उनको कैसे बचाए रखना है हम सब लोग जानते हैं कि अंग्रेज सर्वप्रथम भारत के अंदर कॉलोनी बन के आए, तो इन सब कॉलोनी बनाने से पहले कंपनियों के रूप में आए। और ये कंपनी जो थी, इन कंपनी का फाइनेंसर कौन था, स्पॉन्सर करने वाला कौन है, उनको धन जुटा कर देने वाले कौन है, उनका उद्देश्य क्या था, यह चीज को हमको समझना पड़ेगा। पुर्तगाल से वास्को डी गामा, कोलंबस निकले तो उनको धन देने वाले कौन थे, और उनको ये सी वेजेस, समुद्री यात्राएं करने के लिए किसने कहा, और उनका उद्देश्य क्या था। जहां असंगठित रूप से, धार्मिक रूप से मान्यताओं से रहने वाले लोग हैं, उनको हम आदिवासी या जनजाति कहते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा अपना धर्म का प्रसार कहां किया जा सकता है, जहां पर कच्चा मटेरियल हो, जहां पूरी तरीके से कोई संगठित रूप से कोई किसी भी प्रकार की कोई मान्यता, संप्रदाय, धर्म नहीं है। इसलिए एक सबसे सॉफ्ट टारगेट जो उनका था अंग्रेजों का, कि एक तरफ अपना व्यापार करना, साथ ही साथ वहां के चर्च का, जो रोम का जो चर्च है, उस चर्च के द्वारा उनको भेजा गया समुद्री यात्राएं करने के लिए। और फिर उसके बाद में इस तरीके से अंग्रेजों ने उनके अनुकूल कि धर्म का प्रसार भी हो, इस प्रकार से कानून बने। और आज जो
कुछ हमको देश के भीतर देखने को मिल रहा है। इतिहास को हम पढ़ेंगे, ब्रिटिश कालीन इतिहास को। पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर अधिकाधिक हमारी जनजातियां निवास करती है, आदिवासी। आज जो मणिपुर का जो मामला है और पूर्वोत्तर के जितने भी राज्य हैं उसके अंदर निवास करने वाली जनजातियां, अधिकतर जनजातियां चर्च को फॉलो करते हुए क्रिश्चियन बन गई। क्या वो क्रिश्चियन थी? जब धर्म का प्रसार हुआ तो वहां पर सिर्फ एक दृष्टि रखकर उनके साथ में कुछ समझौते करके कि वहां पर और कोई धर्म का प्रसार ना कर पाए, सिर्फ और सिर्फ चर्च कर पाए, इस तरह के कानून बने। क्योंकि आज तो मैं भारतीय संविधान को दृष्टिगत रखते हुए बात कर रहा हूं। हम सब लोग भारतीय किसी भी मत पंथ को मान सकते हैं, वो हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार हमको संविधान के अंदर दिखा, हमको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन यह संविधान लागू होने से पहले भी यह अधिकार सबके पास में था और वो अधिकार संथालों को भी था। तिलका मांझी इसको अच्छे से समझते थे, इसलिए अपने रीति रिवाज को बचाने के लिए उस समय के पादरी के साथ में साक्षात किया। 100 वर्ष बाद में बिरसा मुंडा ने फादर नेत्रोथ के साथ में साक्षात किया और जिस जर्मन स्कूल के अंदर वो पढ़ रहे थे, वो पढ़ने के लिए जो शर्त थी कि धर्मांतरण पहले ईसाई के रूप में आप करें तभी आपको यहां पर शिक्षा दी जाएगी, ऐसा धर्मांतरण करवाकर और शिक्षा देने की शर्तें रखी गई। और हमारे अपने आदिवासी जो उनकी मूल जो प्रथाएं थी, मूल जो प्रचलन थे, जो उनके टैबूज थे, वो सब छोड़ने के लिए मजबूर हुए। लेकिन इस धरती के भीतर समुदायों के अंदर निवास करने वाले लोगों में से कोई न कोई तो ऐसा वीर योद्धा खड़ा होता है जो अपने मान विद्रोह का अपमान हो, अपने रीति रिवाजों का कोई अपमान हो। हां, ये बात सही है कि जो पर रीतियां कालबाह्य हो गई है, हमने उसको त्यागा है, ऐसा इतिहास गवाह है। जो कालबाह्य होगी, किसी रीति रिवाज का निर्माण हुआ, उस काल विशेष के अंदर उसका कोई प्रासंगिकता होगी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में उसका कोई औचित्य नहीं है, कोई उसका उपयोग नहीं है। वो यदि रीति कुरीति बन गई है तो उस कुरीति को मिटाने का प्रयास भी समुदाय के भीतर से ही समाज सुधारक निकलकर करते आए। ये एक लंबी श्रृंखला है। लेकिन जो मूलभूत इस प्रकृति के साथ में, साहचर्य के साथ में, एक सिंबायोसिस के रूप में, सहजीविता के रूप में, सधर्मता के साथ में रहने का जो जीव भाव आदिवासी समुदाय के अंदर है, उन रीति रिवाजों को खत्म करने के जो प्रयास अंग्रेजों के द्वारा कानून बनाकर और चर्चों को दिए, और उन चर्चों के अंदर जो पादरी हैं, उन पादरियों ने जो काम प्रारंभ किया, तो तिलका मांझी ने इसका विरोध किया और उनको चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि आप ये जो बूढ़ा बूढ़ी थान बनाए, हम सब लोग जानते हैं, हम पश्चिमी राजस्थान में रहने वाले लोग लगभग सभी आदिवासियों के घर के बाहर, घर चाहे कैसा भी बना हो, लेकिन घर का जो मुख्य द्वार है, उस मुख्य द्वार के बाहर में एक थान बना हुआ है। वो थान हमारे कुलदेवी का हो सकता है, हमारे पूर्वजों का हो सकता है, हम जिसको इष्ट मानते हैं उसका हो सकता है। हमारे खेत के अंदर बड़ा सा कोई पेड़ है, उस पेड़ के नीचे भी थान बना हुआ होता है। ये परंपरा से बना हुआ है, परंपरा ऐसी चल रही है, पूर्वजों की जो स्तुति करके उनसे प्रेरणा पाने का। आज भी ये जो मैं लाइव आया हूं, उस लाइव का उद्देश्य भी हमारे पूर्वजों का, हमारे महापुरुषों को याद करके प्रेरणा पाने का है। तो ऐसा बूढ़ा बूढ़ी थान हुआ करता था। उस थान का मजाक उड़ाया कि ये आप क्या करते हो, आप ये बकरे काट रहे हो या बलि दे रहे हो, आप ऐसा ही है तो आप लोहे के बकरे की बलि देकर बताओ। आप मानिए
कि ये उस भूमि के लोगों से पादरी चैलेंज कर रहा है जिस भूमि से सरगुजा जैसी जमीन से इस्पात पकाने वाले लोग रहते हैं, जो वज्र के हथियार अंग्रेजों के बनते थे और उनसे पहले राजा महाराजों के बनते थे, उस भूमि से ही छोटी छोटी भट्टियों से वज्र बनाने वाले, वज्र जैसे ऐसे हथियार बनाने वाले लोगों को ये चैलेंज किया। तिलका मांझी समझता था, जानता था कि आप ले आइए और हम बता देंगे, आप लोहे का बकरा ले आइए, उस लोहे के बकरे की गर्दन भी हम उड़ा देंगे। मैं बलि की चर्चा करके, मेरा कहीं भी ये उद्देश्य नहीं है कि बलि प्रथा का मैं पक्षधर हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि विज्ञान सम्मत अपने आस्था को, अपने मान बिंदुओं को, हमारे स्वाभिमान को घटाने के जो षड्यंत्र यदि कोई करता है तो उसका उत्तर युक्त कैसे दिया जा सकता है, यह तिलका मांझी के इस प्रसंग से कि उस पादरी के कहने पर लोहे की बकरी लाई गई बलि के लिए और तिलका मांझी बांसुरी बजाता हुआ आया और उस बांसुरी के वार से एक ही आघात के अंदर लोहे की बनाई हुई इस बकरी का सर धड़ से अलग कर देता है। आज भी वो मंदिर वहां है। पहले वो बूढ़ा बूढ़ी थान था, अब उसको बूढ़ा नाथ के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार के ऐसे योजना तक व्यवहारिक और विज्ञान का ज्ञान होते हुए किस प्रकार की बांसुरी, वो सामान्य बांसुरी तो नहीं रही होगी, वो बांसुरी किसी ऐसे इस्पात की बनाई हुई है जिससे कि कठोर इस्पात बनता है। तो उस बांसुरी को वो योजना से वो युवा लेके आया, लेकिन उस तरीके से उसका सर कलम किया, उसकी किस तरीके से गर्दन जो है धड़ से अलग कर दी। सामान्य बुद्धि के लोग जो कम्युनिटी के हैं उनके समझ में नहीं आया ये क्या किया। उनके लिए तो वो चमत्कार था। वो चमत्कार वैसा ही था जैसे तिलका मांझी के 100 वर्ष बाद में जड़ी बूटियों और आयुर्वेद का ज्ञान करके जो बीमारियां फैली हुई थी उस बीमारियों को ठीक करते करते बिरसा मुंडा कब बालक बिरसा युवा बिल का भगवान बन जाता है। उसकी इस औषधीय विज्ञान को सामान्य बुद्धि के समाज के लोग नहीं समझ पाते, उसको चमत्कार समझते हैं, इसलिए उनको भगवान का दर्जा दिया। ठीक वैसे ही 100 साल पूर्व तिलका मांझी जन्म लेते हैं और वो इस प्रकार का कृत्य करते हैं, बूढ़ा बूढ़ी थान पर करते हैं, यानी कि बूढ़ा नाथ आज का जो मंदिर है उस पर करते हैं और पादरी के मुंह पे चांटा लगाते हैं ये करके कि आपने मुझे लोहे का बकरा लाके दिया और मैंने उसको बांसुरी से सर धड़ से अलग कर दिया। तब से कम्युनिटी के अंदर उनको बाबा माना गया। तो बाबा तिलका मांझी, मैं उस विद्वता की युक्ति युक्त किस तरीके से किसी भी कृत्य को अंजाम दिया जाए, किस प्रकार से हमारे समाज पर, हमारे परिवार पर, हमारे कुटुंब, हमारे देश पर जब कोई दुविधा आन पड़े तो उससे कैसे पार पाना है, कैसे लड़ना है, कैसा झगड़ना है, किस तरीके से संघर्ष करना है और किसे विजय हासिल करनी है। ये विजय की विजिगीषु इच्छा जागृत युवा के अंदर थी। वो मशाल स्वतंत्रता के लिए जगाई तिलका मांझी ने 1771 में और 1784 तक लगातार वो जलाई रखी और उसके बाद में भी अनेकों सैकड़ों समुदायों ने उस मशाल से अपनी मशालें जगाई और वो मशाल जगते 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 अंततः 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर करती है। तो क्या आज का दिन विशेष नहीं बन जाता कि 11 फरवरी 1950 को जन्म लेने वाला संथाल गरीब परिवार में वो बालक बड़ा होकर युवा बनता है जिसका नाम तिलका मुर्मू रखा जाता है, तिलका मांझी रखा जाता है और वो इस तरीके का विचार का बीजारोपण करके जाता है जिसके कारण से आज हम गर्व से बैठे हुए आज स्वतंत्रता की खुली आबो हवा के अंदर कितनी शान से हम जैसे चाहे कपड़े पहन सकते हैं, हम जैसे चाहे वैसे घर में रह सकते हैं, हम जैसे चाहे कहीं भी इधर उधर जा सकते हैं। वो सब अधिकार ऐसे महापुरुषों के बलिदान के कारण मिला।
तो पादरी के मुंह पे चांटा लगाया। उसके बाद में उनके लिए, अपने क्षेत्र के लिए जो सबसे बड़ा खलनायक था वो वहां का कलेक्टर था, क्वींसलैंड अगस्टस। इसलिए उन्होंने कहा कि इसको यदि रास्ते से नहीं हटाया तो ये और ज्यादा जुल्म करेगा। इसलिए एक पेड़ पर चढ़कर 1784 में 200 सिपाहियों के लवावजे के साथ में जब कलेक्टर क्वींसलैंड जा रहा था तो उस घने जंगलों में बड़े से पेड़ पर चढ़कर तिलका मांझी अपने तीर से क्वींसलैंड कलेक्टर को धराशायी कर देता और उस तीर के कारण से वो मर जाता है। कलेक्टर की मौत, अंग्रेज कलेक्टर की। इस मौत के कारण से पुलिस, अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस, सिपाही उनके पीछे पड़ते हैं और उनको पकड़ के ले जाते हैं घोड़े के पीछे बांधकर, और उसी संडिस कांड कंपाउंड के अंदर घसीट के भागलपुर के उस चौक में, कंजर चौक में जहां उनका निवास था, उस चौक के अंदर उनको फांसी, सरेआम फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। और वो युवा हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गया। और इस प्रकार से मुस्कुराते हुए युवा जब फांसी पर चढ़ जाते हैं और उनका किंवदंतियों के अंदर इस प्रकार से महिमा मंडन होता है, इतिहास लेखन नहीं हुआ, सिर्फ मुंह से कही हुई, कानों से सुनी हुई, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, ऐसे चौथी, पांचवी, छठी पीढ़ी तक भगत सिंह को मिली, उधम सिंह को मिली, सुनने को मिली, प्रेरणा मिली कि इस देश को आजाद करने के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राणों तक को त्यागने से हिचकिचाए नहीं, कदम पीछे नहीं रखे। उनसे प्रेरणा पाकर भगत सिंह, सुखदेव, बिस्मिल्लाह, अशफाक उल्लाह खान, ये सब लोग, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी, उन सब से प्रेरणा उनको मिली। वो पढ़ने वाले थे, वो सामान्य बुद्धि के नहीं थे। आज इतने वर्षों बाद में भी तिलका मांझी के बारे में हमको बताना पड़ रहा है। क्या आप सोचते हो कि भगत सिंह को पता नहीं होगा तिलका मांझी कौन है? शायद उस समय भारत के अंदर तो लिखी हुई किताबें नहीं थी, लेकिन आज तिलका मांझी के बारे में जो कुछ भी रिसर्च हो रहे हैं, इन रिसर्च के लिए साहित्य कहां है? साहित्य अंग्रेजों की लाइब्रेरियों के अंदर पड़ा है, लंदन की लाइब्रेरीज के अंदर पड़ा है, जर्मनी की लाइब्रेरीज के अंदर पड़ा है। जो वहां के उस समय के तात्कालिक जो कलेक्टर हुआ करते थे वो लेखन करते थे, लिखवाते थे। तो उन अंग्रेजों के लिखे हुए उन दस्तावेजों में से निकल कर ऐसे महापुरुषों को मार लाए। तो भगत सिंह ने तो पहले ही पढ़ लिए होंगे। इसलिए ये कहना एक बहुत बड़ी श्रृंखला हम अपने महापुरुषों से, जो अच्छे इस देश के लिए, इस हमारे जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए, हमारे इस धर्म के लिए, धर्म किसी उपासना पद्धति नहीं है, धर्म एक जीवन मूल्य है। जीवन को जीने के लिए जिन बातों का, जो सद्गुणों का समुच्चय है, उस समुच्चय को हम जीवन मूल्य और धर्म कहते हैं। उस धर्म पर चलने वाले महापुरुषों की एक बहुत बड़ी मालिका है। उस मालिका में एक मणका तिलका मांझी, बाबा तिलका मांझी के नाम से जाना जाता है। और उनको 1784 के अंदर चौक के अंदर सरेआम खुले फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। कम्युनिटी के लोग देखते हैं। आज उसी जगह पे उनके एक मंदिर, स्टेचू भी बना हुआ है, और उसी चौक के अंदर भागलपुर में उन्हीं के नाम से यूनिवर्सिटी भी बनी हुई है। कहने के लिए, सुनने के लिए अभी समय कम है, समय की अपनी मर्यादा है। मैं भी समय से बंधा हुआ हूं। तो आप जितने भी लोग हैं, आप सब लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से तो सबको नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा पूरा फोकस तिलका मांझी के जीवन के बारे में बताया। हालांकि जो कुछ भी मैंने बताया वो संक्षिप्त है,
रिसर्च अभी चल रही हैं। अकेले तिलका मांझी ही नहीं, तिलका मांझी के बाद में स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने वाले ऐसे अनेकों अनसंग हीरोज हैं, अनाम महानायक हैं, ऐसे अनेकों जननायक हैं जिनके बारे में अभी भी जानना, समझना, पढ़ना बाकी है। इसलिए इतिहास लेखन की एक श्रृंखला, इतिहास पुनर्लेखन की श्रृंखला के प्रयास भारत में प्रारंभ हो गए हैं। हम लोग भी जहां कहीं भी निवास करते हैं, हम चाहे किसी भी प्राकृतिक रूप से, हमारी अपनी मजबूरी, हम किसी भी समुदाय में जन्म लिए हैं, हमारे उस समुदाय से हो सकते हैं, किसी और समुदाय में भी ऐसे महापुरुष हो सकते हैं। महापुरुष जन्म किसी भी एक परिवार में लेते हैं, यह प्रकृति का नियम है। लेकिन उनके जब काम करते हैं, जो काम करते हैं, तो वो इन सब परिवार और भेद की दृष्टि से ऊपर उठकर काम करते हैं। इसलिए महापुरुषों को किसी भी संकीर्ण दायरे के अंदर बांधकर हमको नहीं देखना। आज तिलका मांझी एक आदिवासी जनजाति परिवार के अंदर जन्म लेता है, तो उनकी जन्म जयंती और बलिदान दिवस को मनाने का सिर्फ और सिर्फ दायित्व आदिवासी समुदाय का ही नहीं है, ये संपूर्ण भारतीय समुदाय का है। प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि हमारे देश के लिए बलिदान देने वाले, अपने जीवन खपाने वाले ऐसे महापुरुषों को, नायकों का हम स्मरण करें, सम्मिलित रूप सब मिलकर करें। इसलिए किसी भी समुदाय से हो, देश के लिए काम करने वाले ऐसे महानायकों के जीवन प्रसंगों को हमको ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक रूप से उनकी चर्चा करनी चाहिए, उनका प्रसार करना चाहिए। मेरा उद्देश्य यही था कि आज बाबा तिलका मांझी का जन्म दिवस है और 11 फरवरी 1750 में उनका जन्म हुआ और 13 जनवरी को 1784 में उनको फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। उनका बलिदान दिवस 13 जनवरी निकल चुका है। आज हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। तो ऐसे अनेकों गुमनामी के अंधेरे के अंदर महानायक हैं जिनको इतिहास के अंदर कहीं स्थान नहीं मिला है। तो ऐसे लोगों पर मैं विद्वान लोगों से गुजारिश करता हूं, जो लोग हमारी अच्छी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, तो ऐसे शोधार्थियों को भी मैं कहता हूं कि आप सब लोगों का ये दायित्व बनता है कि भारत की जो जीवन शैली है, वो जीवन शैली न सिर्फ भारतीयों के लिए अपितु संपूर्ण विश्व के और संपूर्ण ब्रह्मांड के कल्याण के लिए है। और उसका कहीं पुट दिखता है तो नैसर्गिक रूप से, शुद्ध विशुद्ध रूप से कहीं कहीं आदिवासी समुदाय के अंदर दिखता है। आज तो आदिवासी भी, आज वैसे नहीं, वैसे मैं भी जनजाति से, आदिवासी समुदाय से हूं, लेकिन कस्बों में, शहरों में रहने के कारण से बहुत कुछ बदलाव आ गए हैं। लेकिन मूलभूत जीवन के जो मूल्य हैं, वो जीवन मूल्य यदि कहीं कोई तलाशना है, विश्व के अंदर जितने भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हैं, चाहे मानव निर्मित आपदाएं हैं, उन सब के लिए जिम्मेदार कोई है, तो वो मैं ये कहूं कि भारत की भूमि के बाहर का जो विचार है, वो विचार जिम्मेदार है। अधिकाधिक संसाधनों का संचय करना, उसके हिस्से का भी मैं कर लूं। पाश्चात्य जगत के देश कितने छोटे छोटे हैं, हमारे यहां एक जिला होगा, उनकी भौगोलिक संरचना हमारे एक जिले के बराबर होगी, लेकिन उनके पास में 4-5 देशों के संसाधनों का संग्रहण है। आज इस पूरे पर्यावरण का जो दूषित करने का जिम्मा है, वो सबसे ज्यादा किस पर है? सबसे ज्यादा जिम्मेदार पाश्चात्य जगत, यूरोपियन कंट्रीज है, अमेरिका जैसी कंट्री है, चाइना जैसी कंट्री है। लेकिन विश्व की पंचायत में जब बैठते हैं तो वो प्रतिबंध किस पे लगाते हैं? थर्ड वर्ल्ड की कंट्रीज, जो
विकासशील देश है उनके ऊपर अंकुश लगाते हैं, जबकि सबसे ज्यादा इस प्रकृति का हास करने वाले, इस प्रकृति को नुकसान पहुंचाने वाले, सबसे ज्यादा पोल्यूशन करने वाले वही देश है। इसलिए आवश्यकता पड़ती है कि हम विकास करेंगे लेकिन प्रकृति सम्मत करेंगे। प्रकृति आधारित हमारा विकास होना चाहिए। हम डेवलपमेंट के बिल्कुल खिलाफ नहीं है। डेवलपमेंट का होना बहुत जरूरी है। अमानवीय और जो ऐसे सबके नुकसान के लिए जो विचारधारा है, सबको नुकसान करने वाली जो विचारधारा है, उस विचारधारा को अंकुश में रखने के लिए हमारा अपना भी विकास होना चाहिए। हम शस्त्र भी धारण करें लेकिन शास्त्र सम्मत हमारा शस्त्र धारण होना चाहिए। इसलिए मैं संक्षिप्त में यही कहना चाहूंगा कि हमारा अपना भारतीय जीवन दर्शन है, उन जीवन दर्शन का विशुद्ध रूप से कहीं दर्शन करने हो, साक्षात करना हो, उन जीवन मूल्यों को देखना हो, संतुष्टि को देखना हो, सरलता को देखना हो, सहजता और सादगी को देखना हो, तो हमारे आदिवासी विस्तारों में रहने वाले लोगों के पास में हमको जाना चाहिए। हमारे जनजाति क्षेत्र, सुदूर वनांचलों में रहने वाले हमारे उन परिवारों के साथ में जाकर उनके जीवन को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति बड़ी संतुष्टि के साथ में करते हैं। असंतोष आज विश्व के अंदर युद्ध का कारण है। अधिक से अधिक संग्रह करने की प्रवृत्ति के कारण प्रकृति के अंदर असंतुलन हो रहे हैं, जिसके कारण से गैर जिम्मेदार लोग भी अनेकों प्रकार के संक्रमण और ऐसी प्राकृतिक आपदाएं, कोरोना जैसी महामारियों से ग्रसित हो रहे हैं, जिनका कोई दोष नहीं है। करता कोई है, बढ़ता सब, भुगतते सब है। इसलिए हमारा आज के इस तिलका मांझी जीवन परिचय के लाइव में मैं सब लोगों को यही कहूंगा कि ये सब लोग, ये सब बातें हम इसलिए जान पाए क्योंकि हमने शिक्षा प्राप्त की। हम अपने वंचित वर्ग के अंदर शिक्षा का एक नया ढांचा तैयार करें, और ये किसी एक व्यक्ति विशेष की जिम्मे नहीं है। हमें प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने परिवार के अंदर शिक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। समुदाय के अंदर यदि 4 लोग, 5 लोग, 15 लोग, जिले के अंदर 20 लोग इकट्ठे होकर भी कर देंगे तो हजारों परिवार हैं, उनको सुधारने के लिए निकलेंगे, तब भी उनके प्रयास कम पड़ेंगे। लेकिन एक व्यक्ति यदि सिर्फ अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित करके और आगे बढ़े, हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। तिलका मांझी ने वही सब बातें कही कि हमको नशा प्रवृत्ति से दूर होना है। भगवान बिरसा मुंडा ने भी वही बात की, और उन्होंने तो उस पादरी से पंगा लेकर यहां तक कह दिया कि जिस तरीके से आपके बाइबल के अंदर 10 टेस्टामेंट्स है, वैसे ही उन्होंने अपने 10 टेस्टामेंट्स अलग बनाए और बिरसाइत धर्म बनाया। वो बिरसाइत धर्म के अनुयायी आज कहां है? उन्होंने मदिरा पान करना, मांसाहार करना, यह त्यागने के लिए कहा। सदा सच बोलो, स्वच्छ रहो, घर में तुलसी रखो, श्वेत वस्त्र धारण करो, ऐसे अनेकों 10 बातें ऐसी बताई। महापुरुष कुछ बातें ऐसी कह जाते हैं जो समय से पूर्व कह जाते हैं, तात्कालिक समय के समुदाय को समझ में नहीं आती। उनके गुजरने के सैकड़ों साल बाद, हजारों साल बाद वो बातें याद आती है। तथागत बुद्ध भी वही बात कह गए, शंकराचार्य जी भी वही बात कह गए, कबीर रैदास भी यही बात कह गए। इन सब की बातों का एक ही निष्कर्ष है, एकम सत्य बहुधा विप्र बहुधा वदंती। सत्य एक है, विद्वान लोग अलग अलग तरीके से उनको कहते हैं। हमको इस जीवन मूल्यों को भारत के अंदर निवास करने वाले अनेकों प्रकार की कम्युनिटीज के अंदर जो एक रूपता मिलती है, वो जीवन मूल्यों की मिलती है। इसलिए
सबके मान्यताओं का, सबके अस्तित्व का सम्मानपूर्वक स्वीकार करते हुए हम सब लोग सहजीवन के साथ में रहे। जिस प्रकार से एक घने जंगल के अंदर छोटे से तिनके वाली घास भी उसी प्रकार से फलती फूलती है, जैसे दशकों मीटर ऊंचे देवदार और चीड़ के पेड़ भी कभी उन्होंने अपने तने के पास में जड़ों के करीब धरती पर उगती हुई उस घास के प्रकाश को, उसके हिस्से को, उसको कभी भी बाधित नहीं किया। इस प्रकार ही ये एक आदर्श स्वरूप है। प्रेरणा हमको लेनी चाहिए कि हमको इस तरीके से सहजीवन बिताना है। न सिर्फ भारत में, बल्कि भारत की यह दृष्टि है कि इस वसुधा पर रहने वाले सभी सजीव और निर्जीव सबका एकाधिकार है, एक जैसा समान रूप से अधिकार है। इसलिए भूलवश भी हमने किसी हिस्से का, किसी का हक का मार दिया है तो उसको हमको तर्पण करना चाहिए, त्याग करना चाहिए, उसके फेवर में समर्पण करना चाहिए। ये भाव जब तक विश्व के अंदर नहीं आएगा, जब तक समाज के अंदर नहीं आएगा, परिवार के अंदर नहीं आएगा, देश के अंदर नहीं आएगा, तब तक कहीं भी सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और दुख का कारण ढूंढते ढूंढते तथागत बुद्ध, राजकुमार सिद्धार्थ बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अनेकों ऐसे महापुरुषों की लंबी श्रृंखला में हम फिर मिलेंगे। आप सब लोग बड़ी देर तक जुड़े रहे। आप सब लोगों का मैं नाम का वाचन स्क्रीन पे तो नहीं कर पाया, लेकिन आप सब लोग जुड़े रहे। जैसा भी सुना, मैंने कुछ बातें तितर बितर भी बताई होंगी, त्रुटिपूर्ण भी हो सकती हैं, क्योंकि जिस के जीवन परिचय के लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ, उनके बारे में जितना मेरे पास में उपलब्धता थी साहित्य के माध्यम से, जो मैं अध्ययन कर पाया या जो मैंने सुना, उसको मैंने आप तक भेजा। हो सकता है उसके अंदर कुछ चीज़ें जुड़ने के लिए और परिष्कृत करने की गुंजाइश हो, वो हम कर सकते हैं। आप सब लोगों को फिर से तिलका माँ जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय भारत, वंदे मातरम, जय संविधान, जय भारत।